बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियासत और आवाम। मैं हूं सलमान हसन। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। वो नाम जो कि बहुत ज़्यादा महव गर्दिश था और समझ नहीं आ रहा था, छुपा हुआ था, पता नहीं चल रहा था कि कौन सा नाम जो है वो सामने आएगा, कुरान किसके नाम निकलेगा। बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमने देखा कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब के हिस्से में अब जो वज़ारत उज़्मा है, निगरान सेटअप की, वो उनके हिस्से में आ गई है और हर तरफ से जो है वो उनको मुबारकबादों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है। और उसमें मैं भी शामिल था, मैं भी उनको ट्राई कर रहा था, तो उनका नंबर जो है वो मुसलसल इंगेज ही मिल रहा है, तो हमने सोचा कि उनको मुबारकबाद दें। लेकिन बहरहाल अब एक नाम तो ज़ाहिर सामने आ गया, फैसला हो गया, तय हो गया। अब आगे इश्क के इम्तिहान और भी हैं और जाहिर सी बात है कि जो निगरान सेटअप आना है उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान कहा जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अभी हम IMF के प्रोग्राम में अभी गए हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है ख़ास तौर पर नासिर बेग चुगताई साहब ने। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं और साथ साथ हमारे हैं नज़ीर लगारी साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको वेलकम करते हैं। लियाकत शहवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप तर्जुमान रह चुके हैं साबिक बलूचिस्तान हुकूमत के, जबकि जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक भी क्योंकि बलूचिस्तान से है। तो मैं ज़रा शुरू करता हूँ, नासिर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बहुत सारे नाम ज़ेरे गर्दिश थे। कभी जो है वो जिलानी साहब का नाम आ रहा था, कभी इसाक डार साहब का नाम आ रहा था, कई नाम सामने आए, लेकिन बिल आखिर जो है वो कुरा निकला सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम। और काकड़ साहब जो है वो अब निगरान वज़ीर आज़म होंगे। सर, आपके लिए भी सरप्राइज था? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता था, मैंने बताया नहीं आपको। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं आज कि हमें तो पहले ही पता था, हमसे कहा तो ऑफ द रिकॉर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं था। मैं भी लाइल्म था, मुमकिन लगारी साहब यकीनन तौर पर लाइल्म होंगे। देखिए, धूल इतनी उड़ाई गई, पहले 3 नाम आए थे और तीनों नाम माहिरीन माशियात के थे, हफीज शेख, शमशाद अख्तर वगैरह वगैरह। और उसके बाद जब और नाम आए तो फिर धूल उड़ाई गई। आपको पता है पॉलिटिकल धूल क्या होती है, उड़ाई गई। उसमें ये नाम छुपा रह गया और असल नाम गालिबन यही था। अब अंदाजा होता है आज कि असल नाम यही था, क्योंकि अगर इनका आप बैकग्राउंड देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली बड़ा विजन है। इराक, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, जनूबी एशिया, इन सब के थिंक टैंक्स में इनका आप NDFC में लेक्चर दे चुके हैं। कैडेट कॉलेज को हाट के तालिब इल्म है, लंदन से पढ़ के आए, तो खासा बड़ा विजन है। मुझे कई बार नशिस्तें हुई हैं, बड़ी बात करके अच्छा लगा। तो वाकई मेरे लिए हैरत का बाइस था और अच्छा लगा मुझे। और लेकिन ये कहना कि छोटे सूबे से बंदा लिया गया है, ये मैं तस्लीम नहीं करता, क्योंकि छोटे सूबे से चेयरमैन सेनेट भी है, आने वाला चीफ जस्टिस भी है, निगरान प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएगा। असल बात यह है कि अगर अच्छा आदमी का इंतखाब हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तमाम पार्टियां खैर मकदम कर रही हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, जो PTI में शामिल नहीं है, और PTI ने तो ये कहा, हमसे पूछा ही नहीं। फरूक हबीब ने कहा है। तो भाई सवाल ये है कि आप असम्बली में थे ही नहीं भाई। एग्जैक्टली नहीं सब। सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ महरूमियाँ भी है ना बलूचिस्तान के साथ। तो हमने माजी में भी देखा, जैसे आपने कहा कि सेनेटरशिप मिली तो फिर कुछ इससे एहसास होता है कि हाँ जी, ख्याल किया जा रहा है इस सूबे का, जिसको सबसे ज़्यादा शिकायत रही है हमेशा से रियासत पाकिस्तान से। लियाकत शहवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपके भी इल्म में नहीं था? आपके लिए भी सरप्राइज है जो काकड़ साहब जो है वो बने, या कुछ इशारे मिल गए थे? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था ना कि इसाक डार साहब का जब नाम आया तो कहा जी सेनेटर बन ही नहीं सकता। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, कोई कदगन नहीं है, सेनेटरशिप जो है अगर उसके पास है तो वो तब भी जो है वो बन सकता है। तो या आपके लिए भी ये एक अचंभा ही था, एक अचानक आपको खबर मिली? देखिए, खबर से ज्यादा हमारी ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन के जरिए वजीर आजम आना जो है बलूचिस्तान के लिए, या दीगर अददी बरतरी जिनकी कम है कौमी असम्बली में, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे लिए बलूचिस्तान के लिए मौका ही यही होता है कि किसी केयर टेकर सेटअप में या सेनेट का चेयरमैनशिप, डिप्टी चेयरमैनशिप, ये अपॉर्चुनिटीज होते हैं। प्रेसिडेंट का भी होना चाहिए। अक्सर
जो फेडरेशन है दुनिया की, उसमें जो प्रेसिडेंट का ओहदा है वो रोटेट करता है और मुख्तलिफ सूबों को अपॉर्चुनिटी मिलता रहता है। चूंकि पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान के तहत प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो रोटेट तो नहीं करता, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ही यही होते हैं। इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया आज, बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ा इसको वेलकम किया है, बड़ा खुश आइंद इकदाम है। और अनवर काकड़ जो है एज ए सेनेटर और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वो स्पोक्स पर्सन भी रहे 2017 से 17-18 में। एक पॉलिटिकल फिगर है, टेक्नोक्रेट हैं, सेनेटर हैं, एक्सपीरियंस है, अच्छी उनकी शख्सियत है, पढ़े लिखे इंसान है, डिप्लोमेटिक अच्छे ताल्लुकात है। तो मेरे ख्याल में वो मुल्क के लिए सौदे के लिए बड़ा एक अच्छा फिगर साबित होंगे। ठीक है। अब जाती तौर पे मेरी भी जो उनसे आखिरी जो मुलाकात हुई थी वो 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जब वो आपको याद होगा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मौजूद थे वहाँ, और मीर ज़िया लांगू साहब भी थे उस यानी कि वो जो उस वक्त जो सेशन हो रहा था वहाँ पर मौजूद थे, और काकड़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात रही, गपशप रही, और यही जो बातें अभी नासिर साहब ने भी की है ना, ये सेकंड ऑटोमेटिकली होती हैं कि वाकई ये काबिल पढ़े लिखे आदमी। लेकिन मैं ज़रा नज़ीर लगारी साहब की तरफ जाना था। नज़ीर लगारी साहब, सर चैलेंजेस जो हैं वो अब कितने अहम होंगे, क्योंकि माजी में तो ये देखा गया है कि निगरान आमतौर पे कहा जाता है कि जी ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि जिसका किसी सियासी ताल्लुक से, सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है अब आपको क्या लग रहा है नज़ीर लगारी साहब कि कोई इस तरह की शिकायत तो सामने नहीं आएंगी? एक तो ये है कि सियासी जमात से ताल्लुक़ होने के बावजूद किसी भी जमात को इस बात की शिकायत नहीं है, या कोई भी जमात ये नहीं कह सकती है कि किसी ऐसे आदमी को लाया गया है जो सिर्फ अपनी पार्टी को या अपने लोगों को देखेगा। इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। और वैसे भी अनवर हक काकड़ साहब का जो अमूमी एक उनके बारे में जो तासुर है वो ये है कि एक बहुत दयानतदार हैं और साफ़गो हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और बहुत ही नरम लहजे में बात करते हैं, और यानी जज्बाती फ़िज़ा नहीं पैदा करते, बहुत ही सुलझे हुए हैं, और उनका अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बहुत लॉजिकल होता है, लॉजिक और मंतक को साथ लेकर चलते हैं, और उनके किसी के साथ भी ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि जिसको कहा जाए कि वो झगड़े तक चले जाएं। सियासत को सियासत के तौर पर रखते हैं, मारने मरने के तौर पर नहीं रखते हैं। बीएपी में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से गैर मुतनाज़ा होना जो है वो बरकरार रखा, ये बड़ी बात थी। इसलिए कि जब बीएपी की तकसीम हो रही थी, जब जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के रास्ते अलग हो रहे थे, जब सादिक संजरानी एक तरफ हो रहे थे, जब ये सारी फ़िज़ा पैदा हो रही थी और सरफराज भुगटी का और रास्ता बना था, ये लियाकत भाई बैठे हुए हैं, ये भी एक ज़ाहिर है कोई ना कोई इनका भी एक रास्ता था, कभी उधर थे या इधर थे। लेकिन अनवर हक काकड़ के बारे में ये कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने जो है कि अपना वज़न किसी एक पलड़े में डालकर दूसरे पलड़े को नाराज़ किया हो। ये नहीं है कि वो उसूल की सियासत नहीं करते हैं, वो उसूल की सियासत करते हैं। और मेरे ख्याल में इस पार्टी के अंदर उसूल यही था कि चीज़ों का तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हैं और अपने आप अपना बैलेंस कभी ख़राब नहीं करते हैं। मैं जिस तरह से आप रेफ़र कर रहे थे, मैं जानता हूँ इन्हें, और मेरी उनके साथ मुलाकातें हैं, और मैंने हमेशा उनको एक बहुत सुलझा हुआ, बहुत ऐसा नौजवान पाया है कि जो चीज़ों को बहुत गहराई में जाकर सोचते और समझते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। बलूच साहब, सर आपका क्या रद्द-ए-अमल है काकड़ साहब के नाम के ऊपर, क्योंकि जैसे नाज़िर साहब भी कह रहे थे अभी कि वाकई ये ऐसा नाम था जो है बिल्कुल गैर मुतनाज़ा और अचानक सामने आया है, किसी के शायद वहम गुमान में भी नहीं था कि ये नाम सामने आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जो कुछ लगारी साहब ने कहा मैं सब कुछ सुन रहा था उनके बारे में, मैं उनके ख्यालात को टोटली इंडोर्स करता हूँ। शराफत में वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अच्छे सोच के मालिक हैं, मुल्क की मामलात को समझते हैं, मुल्क की सियासत को समझते हैं, बलूचिस्तान के हालात से अच्छी वाकफियत रखते हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक है।
और ये इसमें कोई शक नहीं, इनका नाम अनवर काकड़ है। बुनियादी तौर पर इनके दादा कल्लात स्टेट में खान कल्लात के जाती मुआलिज हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर गुरुलक, और ये वहीं पर इनके वालिद एहतशाम उल हक जो बाद में बतौर तहसीलदार के मुलाजिमत कर रहे थे, फिर फौत हो गए दौरान मुलाजिमत, वो भी वहीं पैदा हो गए और अनवार भी वहीं पर निजाम में। तो एक बहुत रवानगी से बलूची बोल लेते हैं, बिराबी बोल लेते हैं, पश्तून है, और हर जगह उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इट्स ए गुड ओमन फॉर बलूचिस्तान के लोगों के लिए, अच्छी बात है। कम से कम एक्सेसिबल होंगे लोग, अपना मुंतहा मकसद उनसे जिक्र कर सकेंगे, बलूचिस्तान के मसले के बारे में लोग बात कर सकेंगे, बलूचिस्तान के प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकेंगे। मुल्की मामलात में इनपुट का जहाँ तक ताल्लुक है, बेशुमार सोर्सेज हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव को अवेलेबल होते हैं। उन तमाम सोर्सेज की मौजूदगी में अवेलेबिलिटी के बाद फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, अगर बुनियादी शुद्ध बुद्ध आपको हो, बुनियादी समझ हो और सियासत को आप जानते हो। अब्दुल कादिर बलूच साहब, सर ये फरमाइएगा कि जो निगरान सेटअप होता है, निगरान वज़ीर आज़म, उसका सबसे ज़ाहिर है जो अहम काम है वो ये कि वो इलेक्शन कराए और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले, तभी जो है वो सारे के सारे जो है वो ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये जो गैर जानिबदारी जो दिखाई गई है। तो अब काकड़ साहब के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसको जहन में रखते हुए? ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन रिक्वायरमेंट है, और लकीली अनवर काकड़ साहब का और उनकी पार्टी का इस वक्त मुल्क में जितनी बड़ी सियासी जमायतें हैं, किसी की तरफ कोई झुकाव, ना अनवर काकड़ साहब का झुकाव है, ना उनकी पार्टी का कोई झुकाव है। कोई नहीं कह सकता है कि उनकी पार्टी किससे करीब है और किसके बाद है। ये उनकी पार्टी इमरान खान साहब के सपोर्ट में थे 3-3.5 साल, उसके बाद एनडीएमए के 20 साथ चले और ठीक ठाक चले। तो उनसे यही उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाल्लाह इलेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकेंगे, इम्पार्शियलिटी के साथ, और खुदा करे उनके जेर निगरानी जो इलेक्शन हो वो काबिल कबूल हो, उसकी तरफ कोई उंगली न उठा सके। उंगली उठाने की गुंजाइश मेरे ख्याल में कम होती जा रही है। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई घंटा 2 घंटा पहले उनका सुन रहा था रिएक्शन, तो उन्होंने एक जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी काकड़ साहब का ना पीएमएलएन से ताल्लुक है, ये ना उनके चॉइस है ना पीपल्स पार्टी के चॉइस है। तो आई मीन ये तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया उन पार्टी को, एनडीएमए के उन। सर ये बिटवीन द लाइंस उन्होंने कुछ और तो नहीं कहा, ये बिटवीन द लाइंस कुछ और तो नहीं कहा कि ये नाम कहीं और से आया है? वो जहाँ तक बिटवीन द लाइन वाली कहानी है तो आपकी मर्जी है, बिटवीन द लाइन आप अपनी मर्जी रखें। मैं बिटवीन द लाइन ये कहूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मर्जी इसमें शामिल है। अच्छा, बिटवीन द लाइन पढ़ने वाली बात है ना, हर एक की अपनी राय है। जनरल साहब बात कह गए। एग्जैक्टली। अच्छा सर एक और बात बताइएगा अब्दुल कादिर बलूच साहब कि अब क्योंकि ज़ाहिर है काकड़ साहब ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, हमारे लिए सी पैक भी ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इल्ज़ाम यही लगा कि जो पिछली हुकूमत थी 3.5 साल उसमें सी पैक को नुकसान पहुंचा, ये इल्ज़ाम लगा, और उसको फिर डैमेज कंट्रोल किया गया है। पिछले जो 16 माह गुजरे उस हुकूमत ने ये दावा किया। तो सी पैक और फिर हमारा जो IMF के साथ प्रोग्राम है, आपको लगता है कि ये हम ऐसन तरीके से जो है इसको भी जो है बखूबी वो सर अंजाम दे पाएंगे, इस मरहले को गुजार सकेंगे काकड़ साहब? देखें, आपने जो कुछ कहा और आपने सही कहा कि पिछली गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है उन्होंने सर्द खाने में इसको डाला था, और ये जो PDMA की गवर्नमेंट थी नवाज शहबाज शरीफ साहब की, उसने उस प्रोग्राम को रिवाइव किया। उनमें काफ़ी गर्मी पैदा की गई, गर्मजोशी उसमें आ गई है, और विलिंगनेस आ गया है चाइना की तरफ से इस मामले को आगे ले जाने के लिए, और उसमें हमारी मुल्क का मफाद है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और जहाँ तक IMF का ताल्लुक है उसके प्रोग्राम के बारे में भी जहाँ तक हुकूमत के मनसूबों का ताल्लुक है, और ये वो बड़े वो पॉलिसी मामलात है जहाँ पर केयर टेकर का जनरली जो कहा जाता है और कहा जाना चाहिए, कोई ज्यादा उसके बारे में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जो पॉलिसी डिसीजन है वो पुराने गवर्नमेंट के जारी रहते हैं, और नई गवर्नमेंट जब आ जाती है इलेक्शन के बाद वो उसको कंटिन्यू करते हैं।
अनवारुल्लाह काकड़ साहब के लिए सिर्फ मेरा एक पैगाम है, वो बलूचिस्तान के रेफरेंस से है और वो जो है ना ये इसके बारे में सीपैक के बारे में जी जी ये बलूचिस्तान के साथ टोटली सीपैक एक मजाक बना हुआ है। बलूचिस्तान के बाद के लिए सीपैक के 40 अरब रुपए या ऊपर नीचे जितने भी हैं उसमें से सिर्फ 800 अरब रुपए रखे गए थे, अभी तक वो अवेलेबल है। कुछ आधा इस्तेमाल हुआ, आधा नहीं हुआ है और वो ग्वादर पोर्ट के लिए था। मैं आपको बताता हूँ 230 अरब थे ग्वादर पोर्ट के लिए, 190 अरब थे एक्सप्रेस वे के लिए, 70 थे ब्रेक वाटर और ड्रेजिंग के लिए 70 मिलियन और 400 के करीब थे वहां पर एक पावर प्लांट लगाने के लिए। वो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट भी अबंडन किया गया है, सुना है उसको थर्माउथ पे लगाया जा रहा है। बाकी जहां तक बाकी प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का ताल्लुक है, जोन ब्ला ब्ला ये वो वगैरह बेशुमार बातें की जाती है, बलूचिस्तान में उनकी सिग्नेचर न होने के बराबर हैं। हार्डली देयर इज एनीथिंग व्हिच बीइंग डन, सवाए मेरे ख्याल में अभी जो एक रोड बना है 7-8 अरब का ये बसीमा से खुजदार तक, उसके बारे में कहते हैं कि सीपैक के पैसों से बना है। तो ये अनवारुल्लाह काकड़ चूंकि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, जब सीपैक की बारी की आज ये बात आ जाती है तो एक तरफ चाइना का जिक्र किया जाता है, फिर पाकिस्तान आता है, विद इन पाकिस्तान गवादर, सीपैक चाइना पाकिस्तान गवादर बलूचिस्तान। और जब बलूचिस्तान की इतनी बात की जाती है और ऑन ग्राउंड इतना इनसिग्निफिकेंट किस्म की वहां पर एक्टिविटी है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जब सीपैक में पुरानी गवर्नमेंट ने जान डाली है, थोड़ी सी जान ये बलूचिस्तानी जान उसमें डाल दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि आपने कहीं मेरे ख्याल मीटिंग में भी जाना है, मैं आपसे बस एक और सवाल करता हूं, उसके बाद फिर आप जो है वो हम आपसे इजाज़त लेंगे। ये बताइएगा कि अभी आज जो है वो बलूचिस्तान असम्बली जो है वो भी तहलील कर दी गई, अब वहाँ पर भी निगरान सेटअप आना है, तो उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई जो है वो नाम शेयर किए गए हैं अभी तक? बलोच साहब जी आपसे सर मैं पूछ रहा हूँ, अब्दुल कादिर बलोच साहब जी मुझसे पूछ रहे हैं, जी बताइए जी कि निगरान सेटअप जो है वो अब आपके ख्याल में जो बलूचिस्तान का है वो कैसा आना चाहिए, उसके लिए चॉइसेस क्या होनी चाहिए? देखिए अब जहाँ तक निगरान सेटअप का ताल्लुक है बलूचिस्तान में, मेरी पार्टी की इस वक्त वहाँ पर कोई खास प्रेजेंस नहीं है सवाए एक मेंबर की, और लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि हमारी इनपुट उसमें हो और आइंदा के लिए हमारे लिए बड़े अच्छे चांसेस हैं। काफी लोग जो इस वक्त असेंबली में बैठे हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने फैसले किए हमारे पार्टी में शमूलियत के लिए, तो हम ये समझते हैं कि आइंदा हुकूमत हमारी होगी और हम चाहेंगे कि फिर हमारी पार्टी की हम अपनी नुमाइंदगी नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे इम्पार्शल ऑनेस्ट किस्म के लोग आए और वो इस 3 महीने के दौरान बलूचिस्तान में जो अफरा तफरी थी, जो बेरा रवि था, जो करप्शन की इंतहा थी, उसको बेहतर डगर पे डाल लें और इलेक्शंस को ईमानदारी के साथ कंडक्ट करें ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे और इम्पार्शल रहे और अच्छे लोग आ जाएं। और ये जो बलूचिस्तान में एक बगैर पीने वाला जो कुआं है जहाँ पर फंड आ जाते हैं और वहाँ पर अंदर जाते हैं और उस बार नजर नहीं आते हैं, तो ये जो कहते हैं ना कि ब्लाइंड वेल, वो खुदा करे वो मामला रुक जाए, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत ही सेंसिटिव प्रोविंस है और बलूचिस्तान के मामले को सिर्फ तरक्की से आप लोग जो है ना बेहतर कर सकते हैं, तरक्याती कामों से, और मैसिव तरक्की काम करने की जरूरत है ताकि बलूचिस्तान बाकी सूबों के बराबर आ जाए। जब बाकी सूबों के बराबर आएगा तो तब उस मसले के हल के लिए कोई प्रॉपर किस्म की कदम उठाए जा सकेंगे और वो उसी वक्त मुमकिन है जब सही नुमाइंदे अवाम के आ जाएं, आंसरेबल हूँ, ऑनेस्ट हूँ और कम अज कम ये फिक्र हो कि इस दफा इलेक्शन में अगर हमने काम नहीं किया तो अगली मरतबा हमारे लिए री इलेक्ट होना मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर अब्दुल हमारे साथ मौजूद। नासिर साहब, सर जो अभी बलोच साहब ने भी बात की, मैं सिर्फ ये क्विकली उस तरफ आना चाहूँगा कि बड़े नाम जब आ रहे थे तो बार बार एक ही बात की जा रही थी कि अरे राजा रियाज साहब वो अपने पास से थोड़ी नाम देंगे, नाम तो कहीं और से आएगा, वो आखिर में पर्ची निकलेगी और उससे पता चल जाएगा। सर अगर ये पर्ची निकली है और सब इस पर इत्तेफाक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पर्ची दी है वो अच्छे लोग हैं सर, खामखा उनको क्यों इल्जाम देते हैं? पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि बलूचिस्तान के मसाइल निगरान वजीर आज़म या प्रेसिडेंट या स्पीकर या सेनेट, चेयरमैन सेनेट, इनको कोई बलूची को लगा के हल नहीं हो सकते। बलूचिस्तान के मसाइल बलूचिस्तान के को अपना समझकर
हल किए जाएं और उसी तरह हल किए जाएं जिस तरह पंजाब सिंध KP के मसाइल को हल किया जाता है और तवज्जो उसी तरह दी जाए। वरना ये आप किसी को भी लगा दें प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो। और माजी में हो चुका है, जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या कर लिया उन्होंने। तो एक विल चाहिए, विल टू डू चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये राजा साहब के बारे में मैं क्या अर्ज करूं आपसे, उन्होंने तो वो पूरी ग्रेस तबाह कर दी जो निगरान प्राइम मिनिस्टर के की नामजदगी के ऐलान के लिए होती है। मैंने लगारी साहब ने, आप सब ने कितने निगरान प्राइम मिनिस्टर देखेंगे मिराज खालिद से लेकर अब तक, वह ख़ास ऐलान होता है, वो तरीक़ाकार होता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक ऐलान जारी होता है, वो खड़ा होकर एक आदमी से गुफ्तगू कर रहा है कि ये हमने मुकर्रर कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाद में आया। खैर वो जो उनका एक वो है स्टाइल है वो ज़्यादा चलेगा नहीं, उसके बावजूद काकड़ साहब की जो शख्सियत है वो डैमेज नहीं होती इस तरीके के बावजूद, वो ग्रेस बरकरार रहेगा। मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि काकड़ साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा मेरा, बहुत से हवालों से रहा, और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी रहा, अफगानिस्तान आयतुल्लाह सिस्तानी के इराक़ के हवाले से भी रहा। तो अब मसला ये है कि उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो सोचते क्या हैं। उनकी सोच बहुत क्लियर है। अगर आप अभी 1 घंटा पहले एक ग्रुप है 4 सद्दा जर्नलिस्ट, उसने 1 घंटे की वीडियो पोस्ट की है कि काकड़ साहब पार्लियामेंट के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं और 9 मई पे कर रहे हैं, वो गुफ्तगू सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंडर्स पे अटैक किया। ये उनका कहना है, बहुत क्लियर बात कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि ये अटेम्प्टेड म्यूटिनी थी, गदर था, ये गदर की कोशिश थी, और जाहिर है इसका गिरफ्तारियाँ होंगी, मुकदमा चलेगा। तो यहाँ भी क्लियर हैं, एक्सट्रीमिज्म पर बहुत क्लियर हैं, वो रिलीजियस हो या नेशनलिस्ट हो, उस पर बहुत क्लियर हैं। उनका कहना ये है कि बाज़ दहशतगर्दों ने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि ताकत का इस्तेमाल उनका हक है और किसी का नहीं है, और उनका इन सबको ठीक भी करना होगा, ताकत भी इस्तेमाल करना होगी। पहले ये तय करना होगा कि क्या हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने किए हैं। हाँ, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आया है, लेकिन ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी कहा कि ऐसे नहीं होगा, उसके लिए जो है वो अपनाना होगा। और निगरान सेटअप नॉर्मली तो सर 3 महीने के लिए है, और अगर जी सर, निगरान वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ नहीं है, इतनी तवक्कुआत ना माने आप। अच्छा, इवन इंतखाबात भी उसके हाथ में नहीं दिए गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेक्शन 230 जो है उसमें जो तब्दीली आई है उससे आपको नहीं लगता? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इंतखाबात भी उसके हाथ में नहीं है। उसको जो पावर मिलने थे, नए पावर, उस पर एतराज़ हो गया, वो विड्रॉ कर लिए गए। अब वो सिर्फ ये कर सकता है कि माशी मुआहदे जो हो चुके उन्हें कंटिन्यू करे। इंतखाबात कराने इलेक्शन कमीशन को सब उसके पास है, पॉलिटिकल बंदे काबीना में वो रख नहीं सकता। आपने देख लिया अभी काबीना का जो हुआ है, केपी का जो हाल सर, हुआ मैं जरा क्विकली सर एक इजाजत लूंगा आपसे, सर एक ब्रेक लेनी है नाई साहब, और फिर नज़ीर लगारी साहब की तरफ भी जाना है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। निगरान वज़ीर आज़म बन गए अनवारुल हक काकड़ साहब, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, सर ठीक है, बहुत अच्छा फेस, एक काबिल शख्सियत, एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो एक देरीना मुतालबा है वो तो यही है कि जी वक्त पर इलेक्शन हो। अगर ये इंतखाब किसी वजह से प्रोलॉन्ग कर जाता है, ये निगरान सेटअप आगे बढ़ जाता है टाइम, आप देखें कि अभी लगारी साहब अभी तो यानी कि सिर्फ नाम उनका सामने आया है, और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हमाद अज़हर साहब वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो सियासी कैदियों के मामले का फ़ौरी नोटिस लें। अब आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने मुतालबात अभी से रख दिए हैं। तो अगर ये सेटअप किसी वजह से, या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इस जमात के ख़िलाफ़ गई, वो तो उस साफ़ सुथरे नाम को भी फिर जो है वो शायद कहीं और किसी और तरफ ले जाए। नहीं, सियासी कैदी वो किसको कह रहे हैं? तो एक वक्त था, हम कह सकते हैं, मेरे ख्याल में नासिर बेग तुतई साहब भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि 2008 से 2013 तक जो हुकूमत थी, उस दौर में
कोई भी सियासी कैदी पाकिस्तान में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो उस पूरे दौर के अंदर। Exactly. उसकी वजह ये थी कि वो किसी को सियासी कैदी रखना नहीं चाहते थे बिल्कुल। और वो आतिक गिलानी साहब इस ने सारी ऐलान भी कर सूरत-ए-हाल दिया को था। भुगत एग्जैक्टली चुके थे। जी, मैं फिर ये अर्ज करता हूँ कि इन्होंने जो अब अपने आप को सियासी कैदी कह रहे हैं, अगर उन्होंने स्टेट के खिलाफ कोई क्राइम किया है किसी ने भी, तो क्या हम कहें कि स्टेट के खिलाफ क्राइम को जो है इग्नोर कर दिया जाए? अगर स्टेट मौजूद है तो स्टेट के कवानीन भी मौजूद हैं, स्टेट के रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, स्टेट का आइन भी मौजूद है, स्टेट का तरीक़ेकार भी मौजूद है। खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि स्टेट तहलील कर गई है, स्टेट मौजूद है और स्टेट के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, तमाम इदारे, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी में आप उन्हीं के से जाकर कह सकते हैं कि जनाब एक ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए कि जिसके तहत यहाँ से रास्ता बनता है कि हमें सियासी कैदी तस्लीम कर लिया जाए। तो अगर वो स्टेट के तमाम इंस्ट्रूमेंट मिलकर तय करते हैं तो फिर बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इस वक्त तो स्टेट का सबसे जो 3 पिलर्स होते हैं वो पार्लियामेंट होती है, अदलिया होती है और एग्जैक्टली एक की जगह पर निगरान एग्जीक्यूटिव आ चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट है नहीं, मौजूद ही नहीं है। और चूंकि इदारे इस वक्त तक ये सूरत हाल है, और दूसरी ये है कि आपने एक सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन पर बाकायदा अटैक किया और बाकायदा हमला किया, और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में बड़े से बड़े वाक़े के बाद भी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ है कि किसी भी सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन को बाकायदा टारगेट किया हो। और न सिर्फ ये किया हो बल्कि पिछले 1 साल से जुबानी तौर पर तो बाकायदा हमलावर हो चुका हो, उन्हें गद्दार कहा गया हो और उन्हें जो है वो मीर जाफर मीर सादिक कहा गया हो। फिर उनके बारे में कहा गया हो कि फैसला मैं करूंगा और मेरी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन फैसला मैं करूंगा, मेरी मर्जी का फलां मनसब पर लाया जाए, फलां ओहदा जो है मेरी मर्जी से दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा तो फिर मैं जुलूस निकालूंगा, फिर मैं अपना जो है वो लेकर एक लाहौर से इस्लामाबाद तक जुलूस ले जाऊंगा, फिर मैं किसी आईनी मजबूरी के बगैर अपनी हुकूमत तोड़ दूंगा, फिर मैं किसी आईनी मजबूरी के बगैर तहरीक अज़म-ए-इत्तेहाद कामयाब हो जाने के बाद अपने अरकान असम्बली को कहूंगा कि रिजाइन कर दो, रिजाइन कर दूंगा, आईना छोड़ दूंगा। अगर ये सब कुछ जो है वो कानून और आइन के मुताबिक था तो मैं ठीक है भाई, आपके लिए कोई खास रियायत बन सकती है। सर वो तो जाहिर है, बिल्कुल आपने सही कहा, वो जो केसेस हैं साहब वो तो सर जाहिर सी बात है, वो तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो तो आगे बढ़ेंगे। मैं लेकर शमानी साहब की तरफ क्विकली जाऊंगा। सर शमानी साहब, नासिर साहब सर आपकी तरफ आना चाहूँगा लास्ट, क्योंकि वक्त ज़रा शॉर्ट रह गया है। आपका कमेंट इस पर कि अगर एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म, चाहे जो भी कह लें उसको कि वो सिलेक्टेड था, लेकिन वो खुद तो कहते थे ना मैं इलेक्टेड हूँ, अगर वो अपने फैसले करने में और वो आज़ाद नहीं था तो सर फिर हम निगरान सेटअप के बारे में फिर हम क्या कह सकते हैं? दूसरा क्विकली क्वेश्चन कि जो आने वाले जो इंतखाब होंगे उसमें माजी में हमने देखा है कि ये इल्ज़ाम लगा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली होगा, कुछ दहशतगर्दी की बुनियाद पर भी, वाक़यात की बुनियाद पर जो है ये सियासी जमातों ने इल्ज़ाम लगाया था। तो ये कितना बड़ा एक जिम्मेदारी होगी निगरान सेटअप के ऊपर कि वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे, चाहे वो केसेस एक तरफ चलते रहे, जो कानूनी मामलात हैं वो चलते रहे, फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर मिले सर सबको। हाँ बिल्कुल मिलने चाहिए। और जो बकौल काकड़ साहब के म्यूटिनी के मुलजिम नहीं है, उन्होंने म्यूटिनी इस्तेमाल किया, मैंने अभी सुना है कि गदर किया गया पाकिस्तान में। तो अगर जो लगारी साहब ने कहा वो मुलजिम नहीं है म्यूटिनी के, बगावत के, गद्दारी के मुर्तकिब नहीं हुए, तो उन सबको इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। तमाम फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए उनके। और जो कैदी हैं, कैदियों के अपने राइट्स होते हैं। अब देखें ना, 1 क्लास मांगी जा रही है, अब एक सोफ़ा सेट मांगा जा रहा है, वो कुरान शरीफ का अंग्रेजी तर्जुमा, 4 डॉक्टर, 1 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, 1 DSP और उसका अमला सिक्योरिटी पर नाफिज है। तो अब ये हुकूक होते हैं, ये हुकूक लगारी साहब को नहीं मिले थे जब जेल गए थे, हमें नहीं मिले थे जब हम जेल गए थे। हमें तो जेल के अस्पताल से डिसिप्लिन दे दी जाती थी कि लिखा हो मर। तो हाँ, 2 कानून है ना, अब दूसरा कानून उनके लिए चल रहा है, उनके लिए मराद के ढेर लग रहे हैं, और कोर्ट कह रही है कि जनाब ये दें इनको आप,
और फिर कोर्ट इशारा करती है कि जो पहला कैदी था उसको नहीं था ये। सर मुझे इशारा मिल गया है, प्रोग्राम का हो गया है, इंतहाई माजरत, गुफ्तगू आगे चलती है, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।